हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यह लेक्चर सीरीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चल रहा है, जिसमें हम लोग पहले भाग में प्रियम्बल के बारे में डिटेल स्टडी किए। आज यह लेक्चर सीरीज का दूसरा भाग है, जिसमें हम लोग आर्टिकल 1 को डिटेल स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, यदि यह लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन के बारे में कहता है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का क्या नाम होगा और क्या राज्य क्षेत्र होगा, इसके बारे में आर्टिकल 1 कहता है। तो आर्टिकल 1 का सब आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत। भारत और इंडिया दो नाम होंगे। यह राज्यों का संघ होगा, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट। फ्रेंड्स, यूनियन ऑफ स्टेट का क्या अर्थ है, यह हम लोग डिटेल स्टडी में देखेंगे। दिखने पर तो यह लग रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी नेचर का है, लेकिन फ्रेंड्स, फेडरल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी हम लोग आज देखेंगे और समझेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी नेचर का है या फेडरल नेचर का है। आज इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, द स्टेट एंड द टेरिटरीज शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। नेम ऑफ द यूनियन के बाद टेरिटरी ऑफ द यूनियन के बारे में अगर हम लोग देखें तो कहते हैं द स्टेट एंड द टेरिटरीज shall be as specified in the first schedule. स्टेट, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र क्या होंगे? वही होंगे जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिलाकर 12 शेड्यूल बनाए गए हैं, जिसका शेड्यूल नंबर 1 स्टेट एंड द टेरिटरीज के बारे में बताता है, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। फर्स्ट शेड्यूल में जिन राज्यों के नाम और टेरिटरीज दिए गए हैं वही मान्य होंगे। द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, द टेरिटरीज ऑफ इंडिया के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, ये हम लोग देखते हैं। The territories of India shall comprise, the territory of India shall comprise, इनमें क्या क्या शामिल होंगे? नंबर 1, the territories of the state। इंडिया के टेरिटरी में, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होंगे? भारत का राज्य क्षेत्र कहां तक होगा? तो बताया गया है 3 बात। नंबर 1, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, राज्यों के राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। राज्यों के राज्य क्षेत्र के बारे में जैसा अभी तुरंत मैंने बताया, फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। दूसरा, यूनियन टेरिटरीज। एक तो हो गया राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ का राज्य क्षेत्र। संघ का राज्य क्षेत्र और राज्यों के राज्य क्षेत्र, ये दोनों फर्स्ट शेड्यूल में
दिए गए हैं और ये भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। अगर हमें भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में जानना है तो हमें फर्स्ट शेड्यूल देखना पड़ेगा, जिनमें टेरिटरीज ऑफ स्टेट, राज्यों के राज्य क्षेत्र, और यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र, इनके बारे में फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। साथ ही अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, इसके अलावा और भी राज्य क्षेत्र हो सकते हैं जो अर्जित किए जाएं। भविष्य में अगर कोई राज्य क्षेत्र अर्जित किए जाते हों तो वो भी इनमें शामिल होंगे। तो द टेरिटरीज ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होंगे? टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड अदर टेरिटरीज, जो कि अर्जित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आर्टिकल 1। अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 1 में नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन के बारे में बताया गया, नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, जो कि हम लोगों ने देखा। नेम इंडिया, दैट इज भारत, एंड टेरिटरीज के बारे में देखा कि इंडिया का टेरिटरीज कहाँ होगा, इंडिया का टेरिटरीज में कौन कौन शामिल होगा, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड अदर टेरिटरीज। लेकिन एक और बात आर्टिकल 1 में लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज यही देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी नेचर का है या फेडरल नेचर का है? जैसा अभी मैंने बताया आपको, यूनिटरी नेचर, क्योंकि यूनियन ऑफ द स्टेट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरल वर्ड नहीं लिखा गया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या यूनिटरी नेचर का है? हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके बारे में बाबा भीमराव अंबेडकर, जिसे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, उनका क्या विचार है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर, कौन थे डॉक्टर अंबेडकर? आप जानते हैं, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे वो। तो डॉक्टर अंबेडकर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन में बी फेडरल, कॉन्स्टिट्यूशन में बी फेडरल इन स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो वो फेडरल हो सकता है, बट द टर्म यूनियन हैज बीन यूज्ड, जैसा कि हम लोगों ने देखा, यूनियन इस्तेमाल किया गया है, फेडरल शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्यों किया गया है? डॉक्टर अंबेडकर ने इनके पीछे रीजन रखे हैं। 2 मेन रीजंस इंडिकेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, नंबर 1, यूनियन ऑफ इंडिया is not a result of agreement amongst the state like in case of America. Union of India is not a result of agreement. क्यों? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनियन वर्ड यूज किया गया है, लेकिन यह फेडरल नेचर भी हो सकता है। तो इसके पीछे 2 रीजन दिए गए हैं। Union of India is not a result of agreement amongst the state like in case of America. जैसे कि अमेरिका का देश यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, वहां पर एग्रीमेंट के तहत सारे स्टेट एक साथ जुड़कर हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में किसी एग्रीमेंट के तहत सारे देश यूनियन बनाकर नहीं है। कोई भी देश, कोई भी राज्य, भारत के कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। उनका ये अधिकार नहीं है कि वह अलग हो जाए।
स्टेट हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन, फेडरेशन से वो अलग हो ही नहीं सकते हैं, उनके पास ये अधिकार ही नहीं है। फेडरेशन इज यूनियन एंड इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल, यह तोड़ा जाने योग्य नहीं है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, या अभिन्न है। फेडरेशन इज यूनियन, हमारा जो फेडरेशन है वह यूनियन है। ये दो कारण दिए गए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल इन स्ट्रक्चर तो है, लेकिन यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। फ्रेंड्स, अब ये फेडरल नेचर का मतलब क्या होता है और ये यूनियन नेचर का मतलब क्या होता है? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कब हम कहेंगे? तो चलिए देखते हैं नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल एंड यूनिटरी। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट in which all the powers are centralized in one government, that is central government। हम कब कहेंगे कि कोई यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, हम कब कहेंगे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी नेचर का है? तो जब सारा पावर, ऑल पावर्स सेंट्रलाइज हो जाते हैं वन गवर्नमेंट में, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारा पावर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि वह यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या हमारा संविधान ऐसा है? हम इसके बारे में कई एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कब कहेंगे? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन तब कहेंगे जब ऑल द पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड इन वन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे पावर आ जाते हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कब कहेंगे? जब देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच पावर का डिवीजन होता है, स्पष्ट डिवीजन होता है। बोथ आर इंडिपेंडेंट इन देयर स्फेयर, दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, तब हम कहते हैं वह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है? ये भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों ने देखा फेडरल और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कब कहेंगे। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल द पावर्स सेंट्रलाइज्ड इन वन गवर्नमेंट, एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर। तो चलिए कुछ एलिमेंट्स को देखें हम लोग फेडरल और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बारे में, और फिर हम लोग देखें कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी है। कुछ केस लॉज भी देखेंगे कि क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बारे में, बाबा भीमराव अंबेडकर के क्या विचार हैं, और ऐसे ही कुछ और देखेंगे एग्जाम्पल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ एलिमेंट देख लेते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एलिमेंट, जैसे पहला, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। डिवीजन ऑफ पावर, पावर का स्पष्ट डिवीजन, बंटवारा हो गया हो सेंटर और स्टेट के बीच में। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान है? हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल है। द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी होगा। क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है? यहां बिल्कुल है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिटेन है? हाँ है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड का अर्थ होता है जिसे बहुत ही आसानी से, सिंपल रिजोल्यूशन से हम अमेंड नहीं कर सकते हैं सारे प्रावधानों को। हाँ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, हम सारे प्रावधानों को बहुत ही आसानी से सिंपल रिजोल्यूशन पास करके हम लोग अमेंड नहीं कर सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा आर्टिकल 370, कितना समय लग गया अमेंड करने में। नेक्स्ट, अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी। हाँ, हमारे देश में जुडिशरी अथॉरिटी है, तो हम कह सकते हैं, अगर इन एलिमेंट को देखें तो हम कह सकते हैं ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबोव एग्जिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे एलिमेंट आते हैं।
तो कह सकते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्रेंड्स, चलिए इसके पहले कि हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कह दें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, पहले यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी कुछ जान लें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम, इसके भी कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं। नंबर 1, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, हमारे देश में है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि वह कोई भी कानून बना सकता है नेशनल इंटरेस्ट में, स्टेट लिस्ट में। नेशनल इंटरेस्ट में अगर कोई बात हो तो वह कानून, चाहे वह मैटर स्टेट लिस्ट में ही क्यों ना दिया गया हो, पार्लियामेंट कानून बना सकता है। कानून बनाने का अधिकार सेंटर और स्टेट दोनों का होता है, दोनों का लिस्ट होता है। सेंटर लिस्ट अलग होता है, स्टेट लिस्ट अलग होता है, कंकरेंट लिस्ट भी होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन क्या स्टेट लिस्ट में जो कानून बनाने का अधिकार स्टेट के पास है, क्या उस पर सेंटर कोई कानून बना सकता है? हाँ, बना सकता है। कब? नेशनल इंटरेस्ट में। यह भी प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक न्यू स्टेट, चेंज एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि वह कोई नया स्टेट बनाए, या जो स्टेट है उसका नाम, उसका एरिया, बाउंड्रीज ये चेंज कर सकता है। क्या ये पावर है पार्लियामेंट के पास? हाँ है, हमारे देश में है। वह हमारे देश का पार्लियामेंट 2 राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना सकता है, या एक राज्य को 2 राज्य में विभाजित कर सकता है। नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजन। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इमरजेंसी प्रोविजन होते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी प्रोविजन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन एक है, सेंटर और स्टेट का दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल है, हमारे यहाँ भी है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का ये खूबसूरती है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारे देश में भी है। सिंगल सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजन के लिए सिंगल सिटीजनशिप है। स्टेट या देश के लिए अलग अलग सिटीजनशिप नहीं होते हैं, सिंगल सिटीजनशिप होता है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश में भी है। एंड क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस फॉर इंटायर नेशन। हमारे देश में भी AIS का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया सर्विस एग्जामिनेशन। IPS बनते हैं, IAS बनते हैं। तो ये सारे फीचर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, और ये सारे फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्रेंड्स, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, फिर हमने देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो फ्रेंड्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल भी है और यूनिटरी नेचर भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कुछ केस लॉज, बाबा भीमराव अंबेडकर का विचार, और ऐसे ही कुछ और बातें कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उनके नेचर के बारे में क्या कहा गया। तो फ्रेंड्स, ये है बाबा भीमराव अंबेडकर के विचार। वो क्या कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैज सेड दैट ऑल्दो in our constitution there are such provision which empower the center to freeze the freedom of state, yet it is federal constitution. Yes, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते हैं कि सेंटर फ्रीज कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्टेट को। ये पावर दिया गया है, एम्पावर द सेंटर टू फ्रीज द फ्रीडम ऑफ स्टेट। स्टेट के फ्रीडम को फ्रीज किया जा सकता है सेंटर के द्वारा, लेकिन फिर भी यहां पावर का डिवीजन है, और हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है सेंटर को कि वह स्टेट के फ्रीडम को भी फ्रीज कर दे। बावजूद इसके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रोफेसर केसी वेयर कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। केसी वेयर, प्रोफेसर केसी वेयर क्या कहते हैं? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वेसी फेडरल। इन्होंने यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के मध्य में एक क्वेसी फेडरल शब्द लाए। वो बोले कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहने से अच्छा है इसे क्वेसी फेडरल कहा जाए, क्योंकि यह इट इज अ यूनिटरी स्टेट विथ सब्सिडियरी फेडरल फीचर। यह स्टेट यूनिटरी तो है लेकिन इसके फीचर फेडरल है, दोनों समाहित है, इसलिए इसे क्वेसी फेडरल कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। यह केसी वेयर का विचार है। उस तरह से जेनिंग्स, प्रोफेसर जेनिंग्स है, वो कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन एज ए फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, सेम बात उन्होंने भी समर्थन किया केसी वेयर का। फेडरेशन है विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, कह सकते हैं ये कैसी फेडरल है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज है एसआर बुमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट अपना मत दे रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उन्होंने मेजॉरिटी ओपिनियन में कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। एग्जाम में आ सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और यूनिटरी। एसआर बुमाई केस में क्या कहा गया? एसआर बुमाई केस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कहा गया। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का लेक्चर, जिसमें आज हम लोगों ने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 यह कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया। क्या नाम होगा हमारे यूनियन का, क्या राज्य क्षेत्र होगा हमारे यूनियन का, हमारे संघ का नाम इंडिया दैट इज भारत होगा, और टेरिटरीज, इंडिया के टेरिटरीज में 3 बातें शामिल थी। टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, इसके अलावा अदर टेरिटरीज हम जब अर्जित कर लें कोई। तो फ्रेंड्स, आपको अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।